हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। आज हम हिंदी पुस्तक दिगंत के गद्य खंड में पेज नंबर 93 में दी गई मोहन राकेश जी की एकांकी सिपाही की माँ का भाग 7 पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ हम इस एकांकी के कुछ प्रश्न उत्तर भी हल करेंगे आज। इसके भाग 6 में जो हमने पढ़ा था, जो कि पिछले वीडियो में हमने भाग 6 में पढ़ा था, भाग 6 नहीं बोलूँगी, भाग 4 से भाग 6 तक के बीच में बिस्नी, मानक और उस सिपाही के बीच जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं, वो सब बिस्नी का एक सपना होता है, उसका एक भ्रम होता है, जो कि बिस्नी जब से बर्मा में होने वाली लड़ाई के बारे में बिस्नी को पता चलता है, वो तभी से मानक के बारे में और भी अधिक चिंतित हो जाती है। और उन्हीं सब कारणों से इसे मानक के बारे में अजीब अजीब से ख्यालात और ऐसे सपने आते हैं। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा भाग 6 में कि जब मानक उस सिपाही पर गोलियां चलाता है, तभी बिस्नी का ये सपना टूट जाता है। और बिस्नी जब नींद से उठती है, जब अपने सपने से बाहर निकलती है, वो जोर से मानक मानक कहकर चिल्लाती है। तभी मुन्नी जो कहती है, वो हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे भाग 7 में। तभी मुन्नी कहती है बहुत ही घबराए हुए स्वर में, माँ। बिस्नी कहती है, फिर उसी तरह से कहती है, मानक। मुन्नी जल्दी से उठकर ढिबरी जला देती है। प्रकाश का रंग हल्के नीले से फिर पीला हो जाता है। मुन्नी बिस्नी की चारपाई पर जा बैठती है। और जब बिस्नी इस तरह से मानक मानक कहकर चिल्लाती है, तभी मुन्नी बिस्नी के पास जाकर बैठ जाती है और वो डिबरी जलाती है और फिर से प्रकाश का रंग पीला हो जाता है। फिर मुन्नी कहती है, क्या बात है माँ? बिस्नी आंखों से हाथ हटाकर बुधियाई सी नजरों से चारों ओर देखती है। जैसे नींद से हम उठते हैं तो अपनी आंखें मीचते हुए इधर उधर देखते हैं, उसी तरह से बिस्नी भी इस तरह का एक सपना देखकर उठी है और इधर उधर चारों ओर देख रही है। और बिस्नी इस तरह से देख रही है कि कुछ जैसे खोजती सी, मानक मानक कहकर। उसने मानक का सपना देखा है, इसलिए वो जब नींद से उठती है तो मानक मानक कहकर इधर उधर उसे खोजने लगती है। तभी मुन्नी कहती है, तुम रोज भैया के ही सपने देखती हो माँ। मैंने तुमसे कहा था अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। और फिर से मुन्नी अपनी वही बातें दोहराती है बिस्नी से। बिस्नी कहती है, जैसे आत्मगत चिट्ठी आएगी, और वह आप। स्वयं से ही बिस्नी कहती है, चिट्ठी आएगी। मुन्नी कहती है, थोड़े दिनों में भैया आप भी आएंगे। तुम आप ही कहती थी कि वे जल्दी आएंगे और मेरे लिए कड़े और चूड़ियां लाएंगे। तभी मुन्नी बिस्नी को समझाते हुए कहती है कि थोड़े दिनों में भैया अपने आप ही चले आएंगे, और तुम ही तो कहती थी वो जब आएंगे तो मेरे लिए कड़े और चूड़ियां लेकर आएंगे। तभी बिस्नी कहती है, कड़े और चूड़ियां? ओ मुन्नी। इस तरह से जब मुन्नी इतनी सरलता से बिस्नी से कहती है, इतनी भावनात्मक रूप से, तभी बिस्नी भी बहुत भावनात्मक हो जाती है, भावात्मक हो जाती है, और कड़े और चूड़ियां इस तरह से कहकर मुन्नी को उसे अपने साथ सटा लेती है और आंखों से टप टप पानी बरसने लगता है उसके। वो रोने लगती है बिस्नी। मुन्नी कहती है, भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वे तारों और बंतों के कड़ों से भी अच्छे होंगे ना माँ। तभी बिस्नी आंखें बंद करके नकारात्मक भाव से सिर हिलाती है, पर शीघ्र ही अपने को संभाल लेती है। तो मुन्नी उससे बिस्नी से कहती है कि भैया जो कड़े लाएंगे वे तारों और बंतों, जो कि उसकी सहेलियां हैं,
उसके करों से भी अच्छे होंगे ना माँ। तभी बिस्नी अपनी आंखें बंद कर लेती है और नकारात्मक भाव से सिर हिलाती है। मतलब वो नहीं ऐसे कहकर सिर हिलाना चाहती है, लेकिन वो स्व ही शीघ्र ही अपने आप को संभाल लेती है। जैसे कि बिस्नी को स्वयं ही वो कसम में है, उसे पता नहीं है, वो समझ नहीं पा रही है कि मानक आएगा कि नहीं। और इसी तरह की बातें उसके दिमाग में चल रही हैं, उसके मन में वो विचलित हो रही है ये सब बातें सोचकर, और मुन्नी की इन सब बातों का जवाब वो नहीं दे पा रही है अच्छी तरह से। फिर बिस्नी कहती है, हाँ बेटी, तेरे करे सबके करों से अच्छे होंगे। मुन्नी कहती है, सुच्चे मोतियों के करे होंगे ना माँ। बिस्नी कहती है, हाँ बेटी, सुच्चे मोतियों के करे। उसका माथा चूमकर उसे अलग हटा देती है और कहती है, अब सो जा, अभी बहुत रात बाकी है। मुन्नी अपनी चारपाई पर चली जाती है। बिस्नी उठकर ढिबरी बुझा देती है। उसके ढिबरी बुझाते ही गहरा अंधेरा छा जाता है। अंधेरे में बिस्नी के बुदबुदाने का स्वर सुनाई देता है। और फिर से मुन्नी अपनी चारपाई पर चली जाती है और ढिबरी बुझा देती है। और ढिबरी बुझाते ही अंधकार हो जाता है और उस अंधेरे में बिस्नी फिर से बुदबुदाने लगती है कुछ। फिर से वो अपने आप में कुछ कहने लगती है। और वो जो कहती है वो ये 2 पंक्तियाँ कहती है, 2 लाइनों की ये पंक्तियाँ कहती है। ताती व ना लगाई, पार ब्रह्म सहाई, राख नहारे रखिया, प्रभु व्याधि मिटाई। मानव को ही याद करते हुए ये 2 लाइनों की पंक्तियाँ कहती है वो। और यहाँ पर मोहन राकेश जी की एकांकी समाप्त होती है, जो कि मोहन राकेश जी की एकांकी हमने 7 भागों में पढ़ी। बहुत लंबी थी ये एकांकी, और इसमें हमने जो कुछ भी देखा वो एक फिल्म से कम नहीं था। जो कुछ भी इसमें दर्शाया गया है, जो भी पात्र इसमें दर्शाए गए हैं, पात्रों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, वो सब एक फिल्म जैसा ही लगता है। तो चलिए अब हम इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो हम हल कर लेते हैं आज। इसका पहला प्रश्न है, बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है? वे डाकिये की राह क्यों देखती हैं? इसका उत्तर है, बिस्नी और मुन्नी को मानक की प्रतीक्षा है। वे मानक की चिट्ठी के इंतजार में डाकिये की राह देखती हैं। इसका दूसरा प्रश्न है, बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? इसका उत्तर है, बिस्नी के घर की आर्थिक स्थिति खराब है और उसे अपनी बेटी मुन्नी का ब्याह भी कराना है, इसलिए वह मानक को लड़ाई में भेजती है। इसका तीसरा प्रश्न है, सप्रसंग व्याख्या करें। सप्रसंग व्याख्या करें का मतलब है कि आपको किसी अपने इस एकांकी के किसी भी पूरे एकांकी में से कहीं से भी एक लाइन, छोटी सी लाइन उठाकर दे दी जाएगी और उसकी व्याख्या करनी है। मतलब कि ये लाइन कहाँ से ली गई है और इसका सप्रसंग, इसका प्रसंग क्या है, मतलब ये किस संदर्भ में कहा गया है और क्यों कहा गया है। इस तरह से लाइन है, इसकी क नंबर है कि यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। ये किस गधन से उपलब्ध है और इसकी जो कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पर। तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, इसका पहले हम प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, सबसे पहले प्रसंग हेडिंग देंगे, उसके बाद इसे
बताएंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हिंदी साहित्य के कथाकार एवं नाटककार मोहन राकेश द्वारा रचित एकांकी सिपाही की मां से अवतरित है। इस प्रसंग में एक मां अपने बेटे को गलत कार्य करने से रोक रही है। इसकी व्याख्या इस तरह से करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। ये मानक मानक को समझाते हुए कहती है बिस्नी, जब वो सिपाही को मारने जाता है तब इसे हम सजा के लिखेंगे इस तरह से कि मानक जब युद्ध से लौटकर अपनी माँ के पास आता है तभी मानक को मारने के लिए एक सिपाही भी उसके पीछे आता है। वह मानक को किसी भी हाल में मारना चाहता है, लेकिन तभी मानक उस सिपाही को मारने के लिए खड़ा हो जाता है। यह देखकर मानक की माँ मानक को रोकती हुई कहती है कि तू इसे नहीं मारेगा। यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, अर्थात युद्ध में जो भी लड़ाइयाँ होती हैं उसका निजी जीवन से कोई लेना देना नहीं होता है। सभी सिपाही किसी न किसी मजबूरियों के कारण युद्ध में शामिल होते हैं। इसका दूसरा यानी कि ख नंबर जो प्रसंग दिया गया है, लाइन है, वर घर देखकर ही क्या करना है कुंती, मानक आए तो कुछ हो भी तुझे पता है ही, आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं। इसका प्रसंग है कि कुंती बिस्नी की पड़ोसिन है और जब वह बिस्नी से मिलने आती है तो बिस्नी से मुन्नी के लिए रिश्ता ढूंढने की बात कहती है। तब बिस्नी अपनी मजबूरी बताती है। व्याख्या है, इस प्रसंग में बिस्नी कुंती से कहती है कि वर देखकर कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जब तक मानक नहीं आ जाता तब तक विवाह के लिए रुपए पैसे कहाँ से आएंगे, और आजकल लोग दान दहेज भी तो अधिक मांगते हैं। अगला प्रसंग है इसका ग नंबर, नहीं फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे नहीं भाग सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। इसका प्रसंग लिखेंगे हम कि ये जो भी कहा गया है ये कौन कह रहा है, ये बर्मा से आई लड़कियां फौज के नियमों के बारे में बता रही हैं। अब ये सब बातें क्यों हो रही है, तब व्याख्या करेंगे हम। जब मुन्नी बर्मा से आई लड़कियों से पूछती है कि फौजी युद्ध से भाग कर नहीं आ सकते, तब उनमें से एक लड़की कहती है फौजी वहां लड़ने के लिए गए हैं, वे वहां से भाग नहीं सकते हैं, अगर कोई भागने की कोशिश भी करता है तो उसे गोली मार दी जाती है। तो ये था हमारा आज का कुछ प्रश्न उत्तर। इसके आगे और भी प्रश्न उत्तर हैं जो कि हम इसके अगले वीडियो में हल करेंगे। ये प्रश्न उत्तर जो मैंने पढ़ाए हैं वो आप लोग अच्छी तरह से उसे प्रैक्टिस कीजिए, नोट कीजिए और उसे याद रखने की कोशिश कीजिएगा, तो आप लोगों के परीक्षा में एग्ज़ाम में बहुत ही सहायता होगी इससे। थैंक यू।